अजीत कुमार कह रहे हैं कि जो सर लाइव क्लास का ग्रुप में हम सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए अमरजीत भाई, हम बार बार डेली कहते हैं कि उसके लिए एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस नंबर पर आपको थोड़ा मैसेज करना होता है, अपने नाम के साथ एड्रेस को भेजना होता है। वो आप भेजिए, आप पर एक लिंक जाएगा, उसके थ्रू आपको ज्वाइन करना होता है। जोड़ने वाला काम खत्म है इसमें। तो डेली कहते हैं एक बेर के, लेकिन खैर छोड़िए, आप लोग थोड़ा कॉन्शस नहीं रहते हैं। तो देख रहे हैं गुल्लुम्मा सब में बतिया रहा है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ आइए यहाँ आइए। अब अगला टॉपिक हेडिंग दीजिएगा। अगर मनोहर पोथी आपके पास है तो थोड़ा मनोहर पोथी उल्टा लीजिएगा और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 से संबंधित। टॉपिक का नाम है मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि। देखिए वैसे स्तन ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछा गया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर पूछता है स्तन ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। 1-2 नंबर का तो क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है। हाँ, इस तरीका से क्वेश्चन बन सकता है कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। नहीं समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन थोड़ा हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन यह बन सकता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन यह बन सकता है कि मानव मादा के स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। ये हो सकता है आपको कितने नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है? तो ये हो सकता है मान लीजिए 2 मार्क का क्वेश्चन। वहीं अगर स्तन ग्रंथि से संबंधित 5 नंबर वाली क्वेश्चन की चर्चा करें, 5 नंबरी की चर्चा करें कि स्तन ग्रंथियों से 5 मार्क वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो वो थोड़ा हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वैसे जनरली इससे पूछने की संभावना है 5 नंबरी क्वेश्चन, 2 नंबरी तो कोई संभावना नहीं बनता है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ये करेगा, क्वेश्चन सब कुछ सेम रहेगा। क्या करेगा? मानव मादा के स्तन ग्रंथियों का या स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन करें। और ये कितने नंबर का हो जाएगा? 5 नंबर का, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, आप नहीं जोड़े हैं अभी तक। ये अमरजीत कुमार बालक हैं, इनका एक बार में अथी नहीं आया था, बेचारा अपना कॉपी पेस्ट मारते जा रहे हैं। ठीक है अमरजीत भाई, क्या है कि आप आज भेज दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको जोड़ने का, ठीक है, घबराना नहीं है। और देखिए क्या है कि डेली कहना पड़ता है, कुछ गांव घर में होते हैं थेथर मनुष्य सब। हाँ, डेली कहना पड़ता है कि पानी का फुहारा मारते रहिए, कहीं लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, डेली कहना पड़ता है। खैर चलिए, नहीं कोनो बात, मुद्दा पर आइए। मुद्दा ये था कि हम ये कह रहे हैं कि स्तन ग्रंथि से संबंधित जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन इन द रेयर केस कभी कभी हो सकता है मे बी कि आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन यह रहेगा कि मानव मादा के स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण कैसे होता है, यानी कि स्त्रियों का जो स्तन ग्रंथियां होती है उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है। या अगर इसी क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर में यह कह सकता है कि मानव मादा का स्तन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन करें, यानी कि डायग्राम के साथ। एक छोटा नाम के बालक हैं, कह रहे हैं सर आज हम भेज देंगे ग्रुप में, नंबर को जोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, लम्मी सब कहीं गए, मतलब 10 दिन से कह रहे हैं तो मतलब आय बुझा रहा है कि जो भाई उसमें जोड़ना करनी जरूरी है। देख रहे हो गपास्टिंग। हाँ चलिए चलिए। एक छोटा बालक कह रहा है कि हम लोग के बात का रिप्लाई नहीं देते हैं। हाय ना रविराज, अरे थोड़ा आंगने लगता है पढ़ने में। चलिए, एक बालिका है, कह रहे हैं जो सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी बता रहे हैं। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि ह्यूमन फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, पूछेगा 2 मार्क में। अगर 5 नंबर वाला बात कर लें तो क्वेश्चन यह रहेगा कि ह्यूमन फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना है। बात समझ रहे? इतना ही क्वेश्चन है। तो नॉर्मली क्या करना है, सबसे पहले काम जो करना है बाबू आपको करना यह है कि इस फोटो को आपको सीख लेना है, चाहे जैसे सीखिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी अधिक मात्रा में फिगर 3-4 को तो टॉपिक है महाराज,
लेकिन क्या है ना कि जितना भी टॉपिक है वो कहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें कुछ लिखना पड़ता है, कुछ फिगर बनाना पड़ता है। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो है सो रट लेते हैं, जो उसका थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो फिगर पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। लेकिन हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हैं और फिगर को बेहतर तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी थ्योरी बनता है ना वो सब फिगरे से बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, कहीं फ्रेश वाला लेते हैं फोटो, ना कि कहीं फ्रेश है फोटो, हो सकता है मे बी कि आपको कहीं कम दिख रहा हो, लेकिन आप प्रयास करिएगा देखने का तो आपको कहीं दिखेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जैसे वसा की मात्रा काफी अधिक मात्रा में दिया गया है, मेमोरी लोब की दिया गया है, फिर मेमोरी एल्बुलाइज है, मेमोरी डक्ट है, उसका एम्पुला है, लेक्टिफेरस डक्ट है, फिर निप्पल दे दिया, फिर एरियोला दे दिया। यानी कि स्तन ग्रंथियों का सबसे बाहरी संरचना है, एक उभार की समान संरचना होती है, उसको निप्पल कहा गया। इसके चारों ओर जो गाढ़ा पीला संरचना होती है उसको क्या कहा गया है, एरियोला कहा गया। यहाँ तो मसल्स, रिब केज के मसल्स वगैरह के बारे में चर्चा किया गया। इसमें कुछ नहीं, जिस तरीका से यहाँ से ऐसे आया है ना उसी तरीका से आपको क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज बना करके उसमें लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो वायरल हैं, चलिए आभार आपका। ठीक 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 ठीक, चलिए चलिए। तो जिस तरीके से इस फिगर में ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसी तरीका से आपको जब सेंटेंस बनाइएगा, आप जब आपको लिखने की आवश्यकता होगी थ्योरी में, अब क्या करेगा, ऊपर से नीचे आना है आपको। इसको आप छोड़ भी सकते हैं चाहे तो। ये रिबकेज के बारे में, रिबकेज समझ रहे हैं, जैसे कि श्वसन चैप्टर जब 11th में आपको पढ़ाए होंगे तो रिबकेज के बारे में बताए होंगे। रिबकेज समझ रहे हैं, जैसे कि ये छाती वाला जो फट्टी नहीं है हड्डी, जैसे कि एगो पहले तो आप तो टिकटॉक बंद हो गया, पहले टिकटॉक पर देखते होंगे आमा साकी साकी वाला एगो छोटा नहीं था, ना करते रहता था आमा साकी साकी साकी, तो देखता हूँ छाती वाला फट्टी दिखता होगा। तो जो छाती वाला फट ओकरे रिबकेज कहा जाता है। तो वो आप नॉर्मली समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। पानी का फवारा मार दिए, हाँ चलिए ठीक है, मतलब गुड्डू गलेज जी कह रहे हैं हम लाइक ठोक दिए हैं, चलिए धन्यवाद आपका गुड्डू गलेज भाई। ठीक ठीक ठीक, अरे भाई को बोल बुतैल त्या तो हम कह रहे हैं कि करिया का है, बुझा रहा है मुंह। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए, नहीं कोनो बात, नहीं कोनो बात। हाँ चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। अभी जी कह रहे हैं सर कल लाइव क्यों नहीं दिए, कल का नहीं रेव था त्या द्वारे लाइव नहीं दिया गया, संडे था ना। था इंग्लैंड में कौन सा, देखो देख रहा है हो श्याम यादव एंटरटेनमेंट करे को लुम्हा है, ये कह रहा है कि जो मेमोरी ग्लैंड में कौन सा हार्मोन्स होता है सर। मतलब अभी हम हार्मोन का चर्चा किए हैं, मतलब एक पर एक लुम्हा होता है। मतलब जो समझा रहे हैं वो तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, और जो नहीं समझा रहे हैं वो एक समझ में आ रहा है। देख रहे हैं इसका भाल पे कितना एंटीना धक धक पकड़ रहा है। ओंग लगाओ, हम क्या करें समझने का पहले प्रयास करो। अगर दोनों में से कोनो क्वेश्चन रहे ना तो आप क्या कर सकते हैं आमतौर पर कि फोटो बना करके आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर इससे संबंधित एगो दूगो ज्ञान की बात है, उसको आप थोड़ा सीख लीजिए तो कहीं बेहतर होगा। ज्ञान की बात यह है, इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि किसी भी स्त्री में तब तक उसके स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण नहीं हो सकता है जब तक कि वह किसी संतान को जन्म नहीं देगा। यानी कि जब तक किसी फीमेल में प्रसव की प्रक्रिया नहीं होगी। प्रसव मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर किसी स्त्री में जब तक उसके गर्भ से संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तब तक उसके स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण नहीं होगा, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब है कि हाँ एक चीज और यहाँ कह देना चाहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन का यानी कि अलग अलग अंगों का अलग अलग आकार होता है आमतौर पर। ये हम बार बार आपको बताते जा रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेन का यानी कि किसी भी अंग का, ठीक, यानी कि किसी भी अंग का आकार कितना बड़ा होगा, यानी चाहे लीवर की बात कर लें, किडनी की बात कर लें, फेफड़ा का बात कर लें, तो वो अलग अलग व्यक्तियों में वेरी कर सकता है। यानी कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आदमी इसको रट रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी है वो चीज़ रटना। वो डाटा एक एक्यूरेसी डाटा नहीं ना है, वो अप्रोक्सीमेटली डाटा है, यानी कि लगभग में आता है कि हो सकता है मे बी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में जी के सबके किताब में कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लीवर का वजन इतना किलोग्राम होता है। अब कौन है स्वस्थ व्यक्ति, किसको आप कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति? फिर कहे इतना से इतना उम्र के बच्चे का अग्नाशय का वजन इतना होगा, अग्नाशय की लंबाई इतना होगा, लीवर का वजन इतना होगा। भाई 25 वर्ष के दो आदमी को खड़ा करिए, दोनों के शरीर का अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, अलग अलग व्यास हो सकता है, उसके अंगों का अलग अलग वजन हो सकता है, अलग अलग आकार हो सकता है।
तो ये सारी जो चीजें हैं वो आमतौर पर अलग अलग बॉडी में अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पर अगर मेमोरी ग्लैंड की बात कर लें, यानी कि स्तन ग्रंथियां का अगर बात कर लें हम लोग कि स्तन ग्रंथियों का जो आकार है वह अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग क्यों होता है, तो आमतौर पर यहाँ पर आप देख जितना पीला पीला वाला भाग देख रहे हैं आप, यह सब फैट है। क्या है? फैट मतलब वसा है। देखो श्याम यादव इंटरटेनमेंट बालक, अब हमको ब्लॉक करना आता है, ठीक है, हमको दीपेश जी सिखा दिए हैं, तो हो जाओगे ब्लॉक। इसीलिए लुम्हागिरी यहाँ पर मत करो, ठीक है। यहाँ पर जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। हमको दीपेश जी कल सिखाएं कि किसी भी लुम्हा को ब्लॉक कैसे किया जाता है, तो ब्लॉक हो जाओगे तो फिर ये नहीं कहना फिर। यहाँ देखो क्या है नहीं है, हम कह रहे हैं कि स्तन ग्रंथियों का जो आकार है वह अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण एक ही चीज है, वो क्या है? वो अरे फैट है, यानी कि वसा है। ये पीला वाला भाग जितना भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है? फैट है, वसा है। यानी कि अगर किसी भी स्त्री में अगर आप स्तन ग्रंथियों का आकार देखेंगे तो अगर उनमें आकार में मान लीजिए कि आकार किसी में छोटा है किसी में बड़ा है, तो वहां पर ई मत्था नहीं लगा लेना है, मत्था ही लगाना है कि वह किस कारण से है, तो वो वसा के कारण है। किसी भी स्त्रियों में उसके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक कि वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, जब तक कि उसमें डिलीवरी नहीं हो रहा है, जब तक कि उनमें प्रसव की प्रक्रिया जो है सो अगर नहीं हो रहा है, तब तक किसी भी स्त्री में उसके स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। अब स्तन ग्रंथियां चल रही है तो इससे संबंधित कुछ और टॉपिक का भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि चर्चा कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ टॉपिक यह है कि जैसे अधिकांश केस आप ऐसे सुनते होंगे, यानी कि अधिकांश समस्या आप ऐसे देखते होंगे कि किसी स्त्री में प्रसव के बाद भी उनके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण नहीं होता है। नहीं समझ रहे हैं बातों को? यानी कि मान लीजिए कि कोई स्त्री है, वह बच्चे को तो जन्म दी लेकिन उसके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे लोग आप ऐसे देखते होंगे कि कोई फीमेल है, उसके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण तो हो रहा है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन उसके स्तन ग्रंथियों में हो रहा है, लेकिन इस निप्पल के द्वारा बाहर ही नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर 4 में। इसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काफी अहम योगदान होता है, दूध को स्तन ग्रंथियों से बाहर लाने में कह सकते हैं, या फिर हम इसके प्रोडक्शन में कह सकते हैं। तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी आमतौर पर जनन संबंधी जो भी समस्याएं होती है उसके बारे में चैप्टर 4 में विस्तार से दिया गया है। इससे संबंधित कुछ और जानकारियां भी आप लोग शायद लिए होंगे, हमारे कहने से पहले भी आप लोग ले चुके होंगे कि अधिकांश फॉरेन में, यानी कि अधिकांश कंट्रियों में, अधिकांश देशों में ह्यूमन मिल्क भी मिलता है। जैसे कि हम आप काउ मिल्क बाजार में उपलब्ध है, मतलब गाय का दूध मिलता है, भैंस का दूध मिलता है, बकरी का दूध मिलता है, ऊँट का दूध मिलता है, उसी प्रकार से मनुष्य का दूध भी बाजारों में मिलता है। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर यह दूध मिलता है। इसके अलावा जो और भी कंट्री है और भी देश है, वहाँ पर क्या होता है कि जो स्त्रियां होती है वो अपने बच्चे को जानबूझ के स्तनपान नहीं करवाती है। स्तनपान समझ रहे हैं? यानी कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, जिसका बहुत सारा कारण हो सकता है और बहुत सारा कारण होता भी है जनरली। आमतौर पर जो स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है उनमें देखते होंगे कि उनकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, यानी कि बाहरी सुंदरता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। यानी कि अगर कोई फीमेल है, कोई स्त्री है, जब तक वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाई है तब तक उसकी बॉडी संरचना, उसकी जो बाहरी सुंदरता है उसमें, और जब कोई स्त्री अगर मान ली 2-3 बच्चे को जन्म दे चुकी है और अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान करवा चुकी है, तो उसके बॉडी संरचना में दोनों में एक अस्पताल का डिफरेंस होता है। तो जो अन्य देश हैं, अधिकांश देशों में ऐसा होता है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वहां पर जो फीमेल होती है, जो स्त्रियां होती है, अपने बच्चे को स्तनपान तक नहीं करवाती है, जिसका प्रमुख कारण एक्सटर्नल ब्यूटी कह सकते हैं कि अपनी बाहरी सुंदरता को बचाने के लिए जो फीमेल होती है, जो स्त्रियां होती है, वो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती है। तो ये तो थी हमारी स्तन ग्रंथियों से संबंधित कुछ नॉलेज था। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप क्या करिएगा कि इस फिगर को थोड़ा बना लीजिएगा। एक श्याम यादव इंटरटेनमेंट करके ह्यूमन मिल्क कहाँ पर मिलता है? इसको शायद खरीदना उदना है। रे लुम्हा है तुम्हें, तुमको आंगने लगता है। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस फिगर को आप सीख लीजिएगा, कहीं बेहतर होगा, आगे काम आ सकता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मादा जनन तंत्र से संबंधित कुछ रोग के बारे में दिया गया है। जैसे कि पहला दिया है वो आपको
ब्रेस्ट कैंसर के बारे में दिया गया है। तो ये कोनो बड़का बीमारी नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता है। स्तन ग्रंथियों में ट्यूमर का विकास हो जाता है। ट्यूमर के बारे में पढ़ना है आपको विस्तार से चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि इसको पहले हम कहीं मिटा देते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं, तब जाके इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि पहला बीमारी जो दिया है आपको, ये कौन है बुआ? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर कहने का मतलब कुछ नहीं है, नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है कि स्तन ग्रंथि में क्या हो जाता है, ट्यूमर का विकास हो जाता है। इस ट्यूमर के बारे में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है हमें आपको, जहां पर विस्तार से हम लोग जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़िए, देख रहे हैं ट्यूमर, ऐसी स्थिति में इस पूरे ब्रेस्ट को ही काट करके हटा दिया जाता है। तो ये तो अपना मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है। अब सर्वाइकल कैंसर की बात किया है तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी कुछ नहीं है। सर्विक्स में ट्यूमर का विकास हो जाता है। ये ट्यूमर जो हम बार बार कर रहे हैं, इस ट्यूमर के बारे में विस्तार से आप जानकारी लीजिएगा चैप्टर नंबर 8 में, वहाँ है कैंसर पढ़ने के लिए। कैंसर के बारे में विस्तार से एक टॉपिक ही दिया गया है जहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैंसर क्या होता है और यह कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक प्रेगनेंसी की अगर बात कर लिया तो इसमें कुछ नहीं होता है। शिशु का जो विकास है, बच्चे का जो विकास है, वह गर्भाशय में न होकर के कहीं और अगर मान लीजिए हो रहा है, जैसे कि फैलोपियन नलिका में निषेचन हुआ और यहीं पर अपना विकास होने लगा शिशु का, तो वैसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी का। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, अगर नॉर्मल बच्चे का विकास होना था तो गर्भाशय में होना चाहिए था, लेकिन अगर मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब में ही शिशु का विकास होने लगे, तो वैसी स्थिति को ही क्या कहा जाता है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसमें कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। अगला बीमारी है ऑपराइटिस। इसमें भी कुछ खास जानकारी आपको नहीं लेना है, इसमें नॉर्मल आपको ध्यान में रखना है कि ओवरी जो होता है उसमें सूजन आमतौर पर हो जाते हैं, जिसको ऑपराइटिस कहते हैं। अगला बीमारी है आपको एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियल जो टिश्यू था उसका विकास गर्भाशय के अलावा भी कहीं कहीं पर होने लगता है, जिसको बीमारी कह सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इससे ही बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। ये देख रहे हैं इस तरीके से। इनफर्टिलिटी है अगला। बांझपन के बारे में चर्चा करते हैं कि बांझपन क्या होता है। तो बांझपन में आपको इतना ही ध्यान रखना है, एक अभी कह रहे हैं, अभी नाम के एक बालक हैं कि बालिका हैं, ये कह रहे हैं कि सर 100 साल में शादी करेंगे। अरे भाई देखो क्या होता है कि शादी ब्याह का सब कुछ का उम्र होता है, उम्र पर कर लेना, ठीक है। उम्र का मतलब ये नहीं होता कि 18 वर्ष में कर लेना, 21 वर्ष में कर लेना, 22 वर्ष में कर लेना। सब कुछ क्या कि मैच्योरिटी लेवल होता है, मैच्योरिटी स्टेज होता है, समय के साथ सब कुछ अच्छा लगता है। अब यहाँ नहीं लगे कि बुआ बुच्ची जगह लगे गाड़ी पर लेके जाओ तो। खैर छोड़िए, विशेष चर्चा नहीं इस मुद्दा पर करना है। टॉपिक पर आते हैं। इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब बांझपन है, ठीक है। बांझपन यानी कि किसी भी दंपति में जब संतान का पाना हम लोग कह सकते हैं, जब किसी भी स्त्री का शिशु जो है सपना हो जाए, यानी कि मान लीजिए कोई दंपति है। वैसे बांझपन के बारे में हम इस चौथे चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल में आप इतना समझ सकते हैं कि किसी भी दंपति में शादी विवाह के बाद 2-3 साल बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वैसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इसका फिर हम लोग उपाय भी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, हर कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मेन टॉपिक, ये जो कि आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है बुआ? ये टॉपिक का नाम है युग्मक जनन, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। शुक्राणु जनन और दूसरा है बुआ अंडाणु जनन। और यहां से क्वेश्चन अक्सर रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप देखिएगा विस्तार से। वैसे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में कुछ कुछ चर्चा हम लोग किए थे, चैप्टर नंबर 1 में किए थे। शुक्राणु जनन के बारे में भी चर्चा हम लोग पीछे किए थे चैप्टर 1 में, और अंडाणु जनन के बारे में भी चर्चा हम लोग किए थे चैप्टर नंबर 1 में, जहां पर जाने थे कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। इतना चीज की जानकारी हम लोग इससे संबंधित कुछ कुछ चीज का अध्ययन हम लोग जानकारी ले चुके थे। किसमें ले चुके थे? तो चैप्टर 1 में ले चुके थे। युग्मक जनन की बात कर लें तो इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से देखे थे कि युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। इस दोनों में अंतर भी हम लोग देख चुके थे कि शुक्राणु जनन में और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है। अगर इसकी अंतर की हम लोग बात कर लें तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे थे बुआ?
ए में क्या देखे थे कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया किस में होती है, तो यह प्रक्रिया नर में होती है। यह प्रक्रिया पुरुष के वृषण में होती है। यह जन्म के बाद होता है। इस प्रक्रिया में 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। इतना चीज की जानकारी हम लोग ले चुके थे। वहीं अगर अंडाणु जनन की बात कर लें तो अंडाणु जनन में पहला पॉइंट क्या देखे थे हम लोग कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि यह प्रक्रिया फीमेल में होती है। यह प्रक्रिया फीमेल के अंडाशय में होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक अंडाणु का विकास होता है और यह जन्म से पहले होता है। इतना चीज की जानकारी हम लोग ले चुके थे। श्याम यादव इंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत थक गए हैं, चाय पी लीजिए। अरे लम्हा तुमको आंग नहीं लगता है, हम बताए हैं ना कि केना ब्लॉक किया जाता है, वो हम सीख लिए हैं गुरु। ठीक है, हो जाओगे ब्लॉक। एक बालिकाएं कह रहे हैं कि बना लिए हैं सर, मतलब क्या बना लिए हैं? हम कह रहे हैं यहाँ समझने के लिए कह रहे हैं बना लिए हैं। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। इस दोनों में अंतर हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 1 में। यहाँ पर थोड़ा विस्तार में पढ़ना है, जो कि पिछला टॉपिक में हम छोड़ दिए थे। छोड़ क्या दिए थे गुरु कि थोड़ा हम एक बार रिमाइंड कर देना चाहते हैं। रिमाइंड कर देते हैं, थोड़ा बैक जा करके एक बार रिमाइंड कर देते हैं ताकि आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएं उस चीज से। ठीक है, याद करिए कि आपको हम बताए थे, आपको हम बताए क्या थे, सो देख लीजिए। नर जनन तंत्र में थोड़ा जाइएगा। नर जनन तंत्र में जाइएगा। ठीक है, जहां पर बताए थे आपको इस तरीका से, यह क्या है, वृषण कोश है जिसमें 2 वृषण है। ठीक है, इसमें से एगो वृषण को आप बाहर निकालिए, जिसको गुल्ली कहते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटे थे तो ऐसे वाला बना था, शायद याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और इसी में हम लोग अंदर डाले थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्र जनन नलिका। याद आ गया होगा। अब इसी नलिका को हम क्या करते हैं कि थोड़ा बाहर निकालते हैं। तो कैसे दिखेगा अपने लोग को? ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसी का हम जूम आउट किए थे। जूम आउट करने का मतलब सपोज करिए कि यह संरचना इस प्रकार से है और हमें इस वाले संरचना का अध्ययन करना है। इसको काटेंगे ना, तो इसको ऐसे करेंगे तब ना दिखाएगा ई वाला संरचना। इसको हम लोग थोड़ा बनाते हैं यहाँ पर। याद आ गया ई वाला? ठीक है, ये काते काते जो था इसको तो हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे थे। जर्मिनल एपिथेलियम कह रहे थे। ठीक है, ये जो खरा वाला कोशिका था इसको हम लोग क्या कर रहे थे बुआ? सर्टोली कोशिका कह रहे थे। ठीक है, और यहीं पर बताए थे कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होती है। ठीक, यहीं पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। और बताए थे कि यही कोशिका आगे जाकर के शुक्राणु का विकास करता है। कौन कोशिका? स्पर्मेटोगोनियम ही क्या करता है बुआ? शुक्राणु का विकास करता है। और इस बीच वाले प्रक्रिया को हम छोड़ दिए थे पीछे। ठीक है, यानी कि यहां से, यानी कि इस स्पर्मेटोगोनियम से इस शुक्राणु का विकास कैसे होता है, इस बीच वाले प्रक्रिया को हम छोड़ दिए थे और उसी प्रक्रिया को हम लोग अब पढ़ेंगे। नहीं समझे बातों को? यानी कि स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। क्लियर है यहां तक? अरे अरे, देख रहे हो लम्हागिरी मार रहा है, यहाँ पर लफा सेट कर रहा है। आंगने लगता है पढ़ने में है। वंश बुड़ता है तो एने एने वंश लोचन सब धरती पर प्रकट लेता है। आंग लगाओ, देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। इतना अनमोल रतन दिया जा रहा है। गुड्डू गलेज कह रहा है कि छोटा तुम बच्चा है। अरे
काहे लम्हागिरी कर रहा है तुम लोग? हाँ, आज सवाल देंगे हम 3 गो, आप देखते हैं कि कौन सा बना करके भेजता है व्हाट्सएप पर। ठीक है, सब आदमी जुड़ जाना है ग्रुप में और सबको भेजना है। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे थे तो समझिए। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि नर जनन तंत्र में, ठीक है, ये तो अपना वृषण कोष था, इसमें से एगो वृषण को हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। इस वृषण से हम लोग यहाँ देखे थे कि शुक्र जननलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। तो फिर देखे थे कि इसका इस तरीका से संरचना बनाए थे। फिर उसमें देखे थे जर्मिनल इपिथीलियम है, कुछ सर्टोली कोशिका है, 2 सर्टोली कोशिका के बीच में कुछ स्पर्मेटोगोनियम की कोशिका होती है, जो किसका विकास करता है, जो शुक्राणु का विकास करता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम की कोशिका ही शुक्राणु का विकास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी मोटा मोटी आपको इतना ध्यान में रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। इतना भी अगर आप परिभाषा, ये शुक्राणु जनन का दूसरा परिभाषा हो गया। वैसे तो एक परिभाषा हम लोग कह ही सकते हैं कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, लेकिन अगर यह आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। जो कि प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही थी, उसी इस प्रोसेस को हम छोड़ दिए थे, पीछे बताए थे कि आगे पढ़ना है, उसी को यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा दिखा भी दिया गया है ना, यहाँ से निकाला फिर इसको यहाँ पे, और इसी में ना किस तरीका से हो रहा था उसी को थोड़ा जूम आउट यहाँ पर किया। ये शुक्राणु कैसे बनता था इसी के बारे में यहाँ पर देखना है हमको। हाँ, एक स्केर वाले एंटरटेनमेंट हैं, जेड एडिट हैं। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। आए हैं तो थोड़ा कर दीजिएगा, लाजे पाछे कहना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक। तो वही प्रोसेस पढ़ना है यहाँ पर, यानी कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसी में हम लोग इस नलिका में ये वाला संरचना है, जिसका पूरा प्रक्रिया इस तरीका से होता है। इसी को थोड़ा जूम करके हम आगे लेते हैं और समझते हैं किस तरीका से इसमें स्पर्मेटोगोनियम की जो कोशिका है वह शुक्राणु के विकास में मदद करता है। उसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको दिख पा रहा होगा। और जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कैसे लैंग्वेज हम लोग बनाते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। चलिए चलिए, ये 5 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है। इसको पहले मिटा, इस समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। इस समझने में कहीं पर दिक्कत है तो बताइए, तो फिर आगे बढ़े हम लोग। समझने में दिक्कत है तो फिर से समझाएं, या नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। यानी कि आपका डाउट क्लियर है ना कि अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है वो हम बता दिए हैं। हाँ, पढ़ना यह है कि स्पर्मेटोगोनियम की जो कोशिका है वह शुक्राणु का विकास कैसे करता है, उसी पूरी प्रक्रिया को हमें यहाँ पर जानकारी लेना है। और यह पूछेगा 5 नंबर में। ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि स्पर्मेटोगोनियम से शुक्राणु कैसे बनता है, इसको इसका सचित्र व्याख्या करें, यह सेंटेंस नहीं है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि शुक्राणु जनन क्या होता है, इसका सचित्र व्याख्या करें या सचित्र वर्णन करें। अब 5 नंबर में पूछ दिया आपसे, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें थोड़ा आप लोग यह बता दीजिए कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। यह डाउट आपका क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से हम बताएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछेगा कैसे और उसका जवाब हमें कैसे देना है, ठीक है। चलिए इसको कहीं हम मिटा देते हैं, नहीं है समस्या तो। चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये 2 तरीका के क्वेश्चन हो गए आपको। यहां देखिए, ठीक है, 2 मार्क के भी और 5 मार्क के भी, ठीक है। अब अगर देखिए यहां पर
कि अगर शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं। अगर यह 2 नंबर में पूछता है, 2 मार्क में पूछता है आपको, तो जितना चीज़ अभी कुछ देर पहले बताए हैं उसको सेंटेंस में बना करके आप क्या करिएगा, अगर आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे कि इसमें दो नंबर ही था ना, लिख देंगे कि इस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया पुरुष में होती है, यह प्रक्रिया पुरुष के वृषण में होता है, इस प्रक्रिया में 4 शुक्राणु का विकास होता है। इतना चीज तो आप लिख ही सकते हैं, यह जन्म के बाद होता है। तो 2 नंबर में पूछा तो ऐसे लिख देंगे। अगर सेम सब कुछ रहा, बस क्वेश्चन का मार्किंग चेंज हो गया, यानी कि यहां जो 2 नंबर में पूछे हुआ था 2 नंबर ना करके अगर 5 नंबर कर दिया और सब कुछ सेम रहा, मान लीजिए सब कुछ सेम रह गया, तब क्या करेंगे, उतना ही चीज लिखिएगा तो 5 नंबर तो नहीं मिलेगा आपको। नहीं समझे? आवाज नहीं जा रहा है क्या? एगो बच्चा कह रहे हैं कि नो वॉइस। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए। हाँ, तो क्या कर रहे थे इसको समझिए पहले। यानी कि सेम चीज रहा, शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, सेम चीज रहा आपके पास क्वेश्चन, और क्या कर दिया कि इसको 2 नंबर में ना पूछ करके सेम चीज को कितना नंबर में पूछ दिया बुआ, 5 नंबर में आपसे पूछ दिया। ठीक है, तो कैसे जवाब देंगे इसका? ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि आमतौर पर यह जो फिगर है, इस फिगर को हम बनाएंगे, और यह फिगर बनाने के बाद इसमें कैसे सेंटेंस को लिखना पड़ता है। अभी जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है सर, थोड़ा बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक अभिलाषा कुमारी कह रहे हैं कि हिंदी में क्या सब लिखे हैं। हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इसको हम समझा रहे हैं, ये अभी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा बताएंगे। अभी हम पहले समझ लीजिए हम कितना चीज कह रहे हैं। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि इस फिगर को हम बनाएंगे और कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे 5 नंबरी में, उसी पॉइंट को आपको सीखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि 5 नंबरी में पूछ दिया, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया आपसे कि शुक्राणु जनन की सचित्र व्याख्या करें, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, और चित्र कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए, यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां स्पर्मेटोगोनियम लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइटोसिस लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम लिखा गया है, गोनिया लिखा गया है। इस कोशिका में स्पर्मेटोगोनियम में जब माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है तो यहाँ एक कोशिका बना है जिसको कह रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट नाम का कोशिका विभाजन हुआ है, तो 2 सेल का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड नाम का डिवीजन हुआ है, तो स्पर्मेटिड्स बना है कितना, 4 गो स्पर्मेटिड्स बना है, और यही 4 स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के किसका विकास करते हैं? जो टीचर कह रहे हैं कि सर किस चीज का है जी, आभार। ये क्लास 12th का चल रहा है, यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ BSEB, यानी कि बिहार बोर्ड के आधार पर चल रहा है, और कोई कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए, तो क्या कह रहे थे, इस तरीका से अब इसी को सेंटेंस कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। हाँ, अभी राज कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बताइएगा ना भाई, आप क्या प्रॉब्लम है, आप बता नहीं रहे हैं, खाली कह रहे हैं प्रॉब्लम है। आप समस्या अपना बताइए तो समस्या का समाधान किया जाएगा। आप खाली कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताइए। प्रिंस यदुवंशी कह रहे हैं कि साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो नहीं दिख रहा है साफ, हम समझ रहे हैं बातों को, हम इधर लिख रहे हैं, आपको दिखेगा स्पष्ट रूप से। पहले वो हम समझा रहे थे, ठीक है, चलिए, उसमें कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, एक कोशिका है जिसका नाम क्या था बुआरे, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनियम में जब डिवीजन हुआ, और कौन सा डिवीजन हुआ, तो माइटोसिस हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री। इसको दूसरा रंग से लिख देते हैं ताकि आपको कहीं थोड़ा समझने में कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि माइटोसिस कोशिका, सॉरी, स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ है, समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है।
तो किसका विकास हुआ यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का विकास हुआ है और 2 एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया का विकास हुआ है, यानी कि 2 चीजें यहां पर बना है। एक बना है अतिरिक्त स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और यह बना है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसको समझाएंगे तो समझ में आएगा। एक बालक कह रहे हैं कि सर 11th में है, 12th पढ़ सकते हैं। पढ़ तो नहीं सकते हैं लेकिन ठीक है, चलिए खराबी थोड़ी करेगा, समझिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब क्या होगा बुआ, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होता है, और कौन सा डिवीजन हो जाएगा, तो मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पर आप लिख दीजिए तो थोड़ा आसानी होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जैसे ही हुआ तो 2 क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का विकास हो गया। इसका नाम क्या है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम इधर ही लिख देते हैं, द्वितीय स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब क्या होता है, ये भी वही है, अब इसमें फिर से क्या होगा, डिवीजन होगा, और कौन सा डिवीजन होगा, यही ई फर्स्ट हुआ था इसमें, अब इसमें क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकेंड, और क्या बन गया, 2 गो बता रहे हैं, समझ जाइएगा, कुछ नहीं है। ये जो 4 गो बनाए हैं इसका नाम है स्पर्मेटिड्स, ठीक है, और यही चारों स्पर्मेटिड्स परिपक्व होकर के क्या होकर के परिपक्व होकर के इसका विकास करते हैं, शुक्राणु का। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं समझे बातों को, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ कुछ नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ क्या क्या लिखे हुए हैं उसको समझिए आप। स्पर्मेटोगोनियम की कोई कोशिका है जिसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है, तो क्या बना है कि एगो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना है और 2 अतिरिक्त स्पर्मेटोगोनिया का विकास हुआ है। ये तो अतिरिक्त है, इसका कोई काम ही नहीं रहता है। यह जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है इसमें एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट का विकास हो गया है। अब द्वितीय स्पर्मेटोसाइट जो दोनों कोशिकाएं थी, इन दोनों कोशिकाओं में क्या होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सेकेंड शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका विकास हो जाता है, स्पर्मेटिड्स का। अब ये जितने भी स्पर्मेटिड्स है, कितने स्पर्मेटिड्स थे, यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स है, 1 2 3 4 स्पर्मेटिड्स है। अब ये चारों स्पर्मेटिड्स परिपक्व होकर के किसका विकास कर देते हैं, शुक्राणु का। यहां तक समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताइए। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक चीज यहां पर और ध्यान में रखना है कि अगर समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, समसूत्री यानी कि गुणसूत्र का जो संख्या होगा समान होगा, और अगर यहाँ पर अर्धसूत्री का, अर्ध मतलब आधा ना, यानी कि गुणसूत्र की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत, ठीक नहीं तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको कहीं आसानी हो। इसमें गुणसूत्र होता है 46, इसमें जब गुणसूत्र की संख्या 46 है और इस कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कि 46। अब इस कोशिका में अर्धसूत्री हुआ है ना, इसमें कितना हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, आधा ना, 23, तो सही से लिख देते हैं 23। इसमें भी कितना होगा, 23, यानी एक क्रोमोसोम में भी, सॉरी गुणसूत्र शुक्राणु में भी 23।
यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। हाँ, ये कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, आपको कहना है 23। यहाँ पर एगो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, अगर लगे ऐसा कि यहाँ पर लिख देते हैं कि जिस कोशिका में क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा उसको n कहते हैं, या फिर हिंदी में कहेंगे अगुणित। ठीक है। और जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा उसको 2n कहते हैं, यानी कि द्विगुणित। इसको कहीं पर साइड में लिख लीजिए, कॉपी में ही कहीं पर अगर साइड में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। 23 दे करके बराबर दे करके n लिख दीजिएगा, यानी कि अगुणित लिख दीजिएगा। और 46 लिख करके क्या करना है आपको, 2n यानी कि द्विगुणित कर देना है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा उसको समझ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछेगा कि अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो वह कोशिका क्या होगा, अगुणित होगा, द्विगुणित होगा, दोनों होगा, कोई नहीं, तो वह क्या हो जाएगा, द्विगुणित होगा। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से अगुणित संरचना कौन सा है, और ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि शुक्राणु दिए हुआ है तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि हम लोग शुक्राणु में टिक मारेंगे। यहां तक में किसी बच्चा कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना? चलिए इसको हम मिटाते हैं। इससे लैंग्वेज कैसे बनेगा सो देख लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया शुक्राणु जनन के बारे में बताया गया है, और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप पर थोड़ा भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, हम ग्रुप ओपन है ग्रुप, आप उसमें इसको लिख करके भेजिए। खुशी होती है कि भाई आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप वो जो मेहनत है वो सही जगह पर है, सार्थक है, उसका कुछ परिणाम आ रहा है। बस यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप इसका जवाब जरूर भेजिएगा। इसको लिखना कैसे है सो समझ लीजिए लैंग्वेज में। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, अब ये बताएं पूरी प्रक्रिया क्या है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, शुक्राणु जनन। हेडिंग दे दीजिएगा शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन। ठीक है, और नीचे में सेंटेंस कैसे बनेगा सो देख लीजिए। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया आमतौर पर मानव नर में होती है, क्लियर है। इसमें सामान्यतः स्पर्मेटोगोनियम की कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 अतिरिक्त स्पर्मेटोगोनिया और 1 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का विकास होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट का विकास होता है। अब द्वितीय स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 2 3 4 स्पर्मेटिड्स का विकास होता है। अब ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या होकर के परिपक्व होकर के 4 शुक्राणु का विकास करते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 23 होता है। इसी प्रकार से लैंग्वेज बनेगा। अंग्रेजी में भी सेम है, अंग्रेजी में भी सेम लैंग्वेज बनेगा। जैसे कि इस सेल में ये हुआ, इसका अंग्रेजी मीडियम का जो डायग्राम है हम भेज देते हैं ग्रुप पर। ठीक है, और आप बनाने का प्रयास करिएगा। कहीं एनर्जी बैटिक बैठ गया है, बैटिक लो हो गया है, कैमरा का नहीं, हमार बैटिक बैठ गया है। कल आते हैं फिर इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ, और आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि आप इसका जो जवाब है कि दीपेश जी नहीं है यहाँ तो कहें बार बार इनको क्या कहें, कन्या का फोन आ रहा है, तो कहता चाहिए तरकारी लाओ फलना। देखिए होता क्या है कि शादी ब्याह के बाद ना आदमी बन्हा जाता है, जना कि दीपेश जी बन्हा गए हुए हैं। अभी कन्यों लेट करते हैं, विलम्ब करते हैं, घर पर इनको इतना सफाई देना पड़ता है कि वीडियो कॉल करके दिखाना पड़ता है कि देखो फलना जगह है, चिलना जगह है। जबकि कोनो नवका कहिएगा शादी ब्याह से नहीं है, 5-6 बरस हो गया है। हाँ, लेकिन चलिए इस खुश नसीब इंसान है कि 5-6 बरस के बाद भी इनका इतना टेक केयर किया जा रहा है। खैर ठीक है, चलिए तकलीफ होता है, खैर नहीं कोनो बात है, खुशी होती है। आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि इस सवाल को थोड़ा बनाइएगा। सवाल थोड़े है, टॉपिक है, इसको लिखिएगा, लिख करके थोड़ा ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, चाहे अंग्रेजी में हो हिंदी में हो। इसका अंग्रेजी वाला वर्जन हम भेज देंगे, सेम लैंग्वेज बनेगा कि इस सेल में ये डिवीजन हुआ है तो ये बना, इस सेल में ये डिवीजन हुआ तो ये बना, ये डिवीजन हुआ तो ये बना। इसमें कोनो लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इस फिगर को 3-4 बार बनाइएगा तब सीखिएगा आप। ठीक है, और ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो कि फिगर बेस्ड होते हैं, और जनरली हम जो आपको बताएंगे पूरी 12वीं में, हम तो याद करने का झंझट आपको देवे नहीं करेंगे कि आपको फलना चीज़ याद करना है, चिलना चीज़ याद करना है। हम डायग्राम बेस्ड टॉपिक आपको हम देंगे। किसी भी चैप्टर का हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको डायग्रामेटिकली ढंग से पूरी चैप्टर को समझ लिया जाए, ताकि याद करने का जो झमेला है वो समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से, और आप थोड़ा क्रिएटिव बनिए और आप खुद से उसको लिखने का प्रयास करिए, सोच करके लिखने का प्रयास करिए, कौन से शब्दों का हम चयन करें, किस शब्द का हम प्रयोग करें, ताकि हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो सेंटेंस है, थोड़ा देखने में कहीं अच्छा लगे। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर भेजिएगा इसका जवाब। ये शुक्राणुजनन क्या है, इसका सचित्र वर्णन करना है, और नहीं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए देते हैं। आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और नहीं तो इसको हम स्क्रीनशॉट ले करके आपको हम ग्रुप में सेंड कर देते हैं। और आप क्या करिएगा तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि शुक्राणुजनन, हेडिंग दे दीजिएगा, इसका सचित्र वर्णन करना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह के साथ 6 बजे, 6:05, 6:10 में। आप वेट करते हैं, इसके तहे दिल से आपको धन्यवाद है। अगर जो आदमी लाइक वगैरह नहीं ठोके हैं, सब्सक्राइब सब नहीं किए हैं, तो कर दीजिएगा। और क्या कहते हैं कि आपका रात्रि शुभ हो, स्वीट ड्रीम दौने और आता है, आपका रात्रि शुभ हो। ठीक है, थैंक यू। चलिए।